क्रिप्टो की दुनिया में एक सवाल है जो हमेशा गूंजता रहता है। बिटकॉइन और ये जो बाकी हजारों सिक्के हैं जिन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, उनमें आखिर फर्क क्या है? और आज हमारे हाथ जो आर्टिकल्स और रिसर्च लगी हैं वो इसी सवाल की तह तक जाती हैं। वो सिर्फ तकनीकी अंतर नहीं बताती, बल्कि उस सोच, उस फिलॉसफी को भी खोलकर रख देती हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देखिए, बिटकॉइन ने एक क्रांति शुरू की, पैसे की एक नई परिभाषा दी, लेकिन हर क्रांति के बाद एक सवाल उठता है, आगे क्या? और शायद यहीं से ऑल्ट कॉइन्स की कहानी शुरू होती है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे नए और आकर्षक क्रिप्टो कॉइन्स के बावजूद बिटकॉइन को आज भी सबसे अलग और खास क्यों माना जाता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमारा मकसद किसी एक सिक्के का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच के जो बुनियादी फर्क हैं उन्हें साफ तौर पर सामने रखना है, ताकि एक समझदार नजरिया बन सके। हम देखेंगे कि क्या बिटकॉइन सिर्फ पहला होने की वजह से खास है, या इसके पीछे कोई गहरी सोच और तकनीक है जो इसे आज भी उतना ही जरूरी बनाए हुए हैं जितना ये 2009 में थी। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन, तो इसका मतलब क्या है? मतलब जो कुछ भी बिटकॉइन नहीं है वो बस एक ऑल्टरनेटिव है? ये शब्द ही थोड़ा अजीब नहीं लगता? आपका सवाल बहुत सही जगह पर चोट करता है। देखिए, परिभाषा तो सीधी है। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल पैसे के तौर पर बनाया गया था। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था कि हम बिना किसी बैंक या सरकार के पैसा भेज सकते हैं। इसके बाद बाजार में जो भी आया उसे ऑल्ट कॉइन यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन कहा जाने लगा। जैसे इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, ये सारे नाम जो हम सुनते रहते हैं। जी, लेकिन आपका जो पहला सवाल था कि क्या ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो बहुत दिलचस्प है। शुरू में ये सच था। कई शुरुआती ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन का ही थोड़ा बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा तेज, थोड़ा सस्ता। लेकिन आज ऑल्ट कॉइन शब्द पूरी कहानी नहीं बताता है। आज ऑल्ट कॉइन्स की दुनिया एक पूरा शहर बन चुकी है। वहाँ इथेरियम जैसी सड़कें हैं जिन पर डीफाई बैंक और एनएफटी आर्ट गैलरी बन रही हैं। फिर सोलाना जैसे सुपरफास्ट हाईवे हैं। तो अब इन्हें सिर्फ बिटकॉइन का विकल्प कहना मुझे लगता है सही नहीं होगा। ये तो नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए पहले उस चीज को समझते हैं जिसने इस पूरी क्रांति को जन्म दिया। हमारे हाथ लगी सामग्री कहती है कि बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि एक विचार है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। हम इसे डिजिटल सोना कह रहे हैं, लेकिन सोना तो हजारों साल पुराना है। एक दशक पुराने कोड पर हम वैसा ही भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है, और यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर आता है। बिटकॉइन का मुख्य लक्ष्य है डिजिटल सोना बनना, एक ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ना रहे और जिसे कोई अपनी मर्जी से बना न सके। इसका जन्म 2008 के वित्तीय संकट के ठीक बाद हुआ था। वो एक ऐसा समय था जब दुनिया भर की सरकारें और बैंक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए अंधाधुंध पैसा छाप रहे थे। हाँ, जिससे आम लोगों की बचत की कीमत कम हो रही थी। बिल्कुल। इसी समस्या के जवाब में बिटकॉइन को बनाया गया था। ये सरकारों की उस आदत पर सीधा हमला है। ये कहता है कि पैसा ऐसा होना चाहिए जिस पर किसी एक संस्था का नियंत्रण न हो। तो जब हम कहते हैं कि ये एक विचार है, तो हमारा मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता का विचार। रही बात भरोसे की, तो देखिए, सोने का भरोसा उसकी भौतिक दुर्लभता से आता है ना? बिटकॉइन का भरोसा उसकी गणितीय और कोड आधारित दुर्लभता से आता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। मतलब इसे कोई एक कंपनी या सरकार नियंत्रित नहीं करती। ये विचार सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर असल में इसका क्या मतलब है? सही। हमारे मटेरियल में एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि बिटकॉइन किसी कंपनी का उत्पाद नहीं है। इसका कोई सीईओ नहीं है, कोई हेड ऑफिस नहीं है। इसके जो गुमनाम संस्थापक थे, सतोशी नाकामोटो, उन्होंने इसे बनाकर दुनिया को सौंप दिया और गायब हो गए। आज उन पर भी इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसे चलाने वाले हजारों लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये इसकी मूल पहचान है, एक ऐसी चीज जिस पर किसी एक का अधिकार ना हो। ठीक है, तो ये सोच का फर्क तो समझ आया, लेकिन अगर हम व्यावहारिक अंतरों पर आएं तो वो कौन सी एक चीज है जो बिटकॉइन को
लगभग हर दूसरे ऑल्ट कॉइन से अलग करती है? एक शब्द में कहूं तो सप्लाई यानी कुल संख्या यहाँ एक बहुत ही साफ लकीर खिंची हुई है। बिटकॉइन की सप्लाई सीमित है और पहले से तय है। इसके कोड में लिखा है कि कुल मिलाकर सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन बनाए जा सकते हैं, उससे एक भी ज्यादा नहीं। ये नियम पत्थर की लकीर है। हाँ, और ये सिर्फ एक तकनीकी फीचर नहीं है, ये इसकी आत्मा है। जैसा आपने कहा, सतोशी ने जानबूझकर इसे सोने की तरह बनाया, जिसे आप अपनी मर्जी से बना नहीं सकते। तो ये 21 मिलियन की सीमा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक बयान है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक वादा है। इसके उलट ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स में सप्लाई लचीली हो सकती है। उनके नियमों को बदला जा सकता है या कई बार तो उनकी सप्लाई की कोई सीमा ही नहीं होती। जरूरत पड़ने पर एक कमेटी या फाउंडेशन फैसला लेकर और कॉइन्स बना सकती है। और यही सीमित सप्लाई बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मूल्य का भंडार बनाती है। हमें पता है कि सोना दुर्लभ है, इसीलिए उसकी कीमत है। बिटकॉइन के साथ भी यही तर्क जुड़ा है। लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का ये लचीला मॉडल एक फायदा भी है। अगर नेटवर्क को बदलना है, कोई सुधार करना है, तो वो कर सकते हैं। क्या बिटकॉइन की ये कठोरता उसे धीमा और बदलाव के प्रति जिद्दी नहीं बना देती? ये एक शानदार पॉइंट है और ये सीधा हमें विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक पर ले आता है। आपका कहना सही है, बिटकॉइन में बदलाव करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके समर्थक कहते हैं कि ये एक फीचर है, कोई कमी नहीं। पैसे के नियमों को आसानी से नहीं बदलना चाहिए और किसी चीज को मूल्यवान होने के लिए उसे सिर्फ दुर्लभ ही नहीं, सुरक्षित भी होना चाहिए। कोई उसे आसानी से चुरा ना पाए। यहीं पर विकेंद्रीकरण का आइडिया आता है। तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि बिटकॉइन का नेटवर्क सबसे ज्यादा विकेंद्रीकृत है, तो इसका असल में क्या मतलब है? जो रिसर्च हमने देखी वो इशारा करती है कि बिटकॉइन का नेटवर्क दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसे हजारों माइनर्स मिलकर सुरक्षित करते हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये एक दूसरे को नहीं जानते और अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे अनजाने में पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप विकिपीडिया के किसी एक एडिटर को पकड़ भी लें तो आप विकिपीडिया को बंद नहीं कर सकते। बिटकॉइन का नेटवर्क उससे भी हजारों गुना ज्यादा फैला हुआ है। आप किस पर दबाव डालेंगे? कोई एक इंचार्ज है ही नहीं। और ऑल्ट कॉइन्स के मामले में ये अलग है, वहां शायद कोई इंचार्ज होता है। कई ऑल्ट कॉइन्स में नेटवर्क का नियंत्रण कुछ सीमित संस्थाओं या लोगों के हाथ में होता है। इससे फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं, नेटवर्क को अपग्रेड करना आसान हो जाता है। जैसा आपने कहा, इथीरियम का द मर्ज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को बदल दिया। ये बिटकॉइन में लगभग असंभव होता। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर नियंत्रण कुछ ही लोगों के हाथ में है तो उन पर बाहरी दबाव डालना या उन्हें हैक करना आसान हो जाता है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। बिटकॉइन धीमी गति से चलने वाली बेहद सुरक्षित स्थिरता को चुनता है, जबकि कई ऑल्ट कॉइन्स तेजी और लचीलेपन को चुनते हैं, जिसके साथ थोड़ा ज्यादा जोखिम आता है। यहाँ पर एक और पहलू जो हमारी सामग्री में उठाया गया है वो है समय। बिटकॉइन 2009 से मौजूद है, एक दशक से ज्यादा का समय। क्या इसका कोई खास महत्व है या ये सिर्फ एक तथ्य है? नहीं, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसे लिंडी इफेक्ट कहते हैं। ये एक विचार है कि कोई भी नॉन पेरिशेबल चीज, जैसे कोई तकनीक या आइडिया, जितने लंबे समय तक चलते रहते हैं, उसके भविष्य में भी चलते रहने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। बिटकॉइन 10 से ज्यादा सालों से 24 घंटे 7 दिन बिना रुके चल रहा है। इसने हर तरह के संकट, बाजार के उतार चढ़ाव और सरकारों के प्रतिबंधों का सामना किया है और हर बार टिका रहा है। इस लंबे और सफल सफर ने इसे सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो संपत्ति बना दिया है। तो ये सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है, बल्कि समय के साथ कमाया गया भरोसा है। जैसे इंटरनेट के पुराने प्रोटोकॉल TCP/IP या ईमेल आज भी चल रहे हैं, क्योंकि वे दशकों से काम कर रहे हैं और भरोसेमंद हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जबकि ऑल्ट कॉइन्स बहुत नवीन और क्रांतिकारी हो सकते हैं, वे नई तकनीकें ला सकते हैं, लेकिन उनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। उन्होंने समय के इस कसौटी का सामना नहीं किया है। हमारे स्रोतों में ये भी जिक्र है कि पिछले कुछ सालों में
हजारों ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े वादों के साथ आए, लेकिन आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। बिटकॉइन ने ये साबित कर दिया है कि वो टिका रह सकता है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें, बिटकॉइन की सप्लाई सीमित है, वो ज्यादा विकेंद्रीकृत है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ओल्ड कॉइन्स में कोई दम नहीं है, या वे सिर्फ एक प्रयोग हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती होगी, और हमारी सामग्री भी इस बात को साफ करती है। अगर बिटकॉइन पैसे को लेकर एक बड़ा सवाल पूछता है, तो ऑल्ट कॉइन्स बाकी हर चीज को लेकर हजारों नए सवाल पूछ रहे हैं। वे क्रिप्टो की दुनिया में तकनीकी नवाचार का इंजन है। तो ऑल्ट कॉइन्स असल में कर क्या रहे हैं जो बिटकॉइन नहीं करता? आपकी पसंद की चीज, जैसे कोई गाना या NFT, अपने आप आपको दे देती है, बिना किसी सेल्समैन या बिचौलिए के। ये अगर ऐसा हो तो वैसा कर दो वाले नियम हैं जो कोड में लिखे होते हैं और जिन्हें कोई बदल नहीं सकता है। और इसी एक आइडिया ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मतलब DeFi और NFTs जैसी पूरी इंडस्ट्री को जन्म दिया है। अच्छा, तो एक तरह से ये कहना सही होगा कि बिटकॉइन नींव है और ऑल्ट कॉइन्स उस नींव पर बनने वाले अलग अलग तरह के प्रयोग हैं। जैसे एक मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग ऐप्स बनाए जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। हमारे स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं। बिटकॉइन स्थिरता, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। डिजिटल दुनिया की एक मजबूत नींव जिसका एक ही काम है, मूल्य को सुरक्षित रखना, जबकि ऑल्ट कॉइन्स विकास और प्रयोग का दायरा है। वहाँ तेजी से बदलाव होते हैं, नए विचार आते हैं और भविष्य की तकनीकें गढ़ी जाती हैं। वे ब्लॉकचेन तकनीक की सीमाओं को परख रहे हैं कि इससे और क्या-क्या किया जा सकता है। ये एक ऐसा मैदान है जहां हजारों विचार एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा सबसे बेहतर है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के बीच का अंतर सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि दार्शनिक भी है। एक तरफ बिटकॉइन है जो डिजिटल सोने की तरह स्थिरता और भरोसे का प्रतीक है, एक ऐसा सिस्टम जो बदलने के लिए नहीं बल्कि टिके रहने के लिए बनाया गया है। और दूसरी तरफ ऑल्ट कॉइन्स हैं जो नवाचार और प्रयोगों की एक रोमांचक, थोड़ी अराजक लेकिन संभावनाओं से भरी दुनिया है। वे दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए जोखिम भी हैं, क्योंकि वे अभी भी अपनी जगह तलाश रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक अहम सवाल उठता है जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर बिटकॉइन एक मजबूत नींव है और ऑल्ट कॉइन्स उस पर होने वाले प्रयोग हैं, तो डिजिटल वित्त का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या कोई एक सिस्टम जीतेगा, या एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां ये दोनों अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए एक साथ मौजूद रहेंगे? ठीक वैसे ही जैसे हमारी वित्तीय दुनिया में सोना भी है जो स्थिरता देता है, और एक रोमांचक स्टॉक मार्केट भी जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है। एक बेहतरीन सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये गहरी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और इस शो को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए वापस आएंगे।